बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बेनज़ीर भुट्टो के टॉपिक की तरह इसके दो हिस्से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत, यानी कि दो दौर हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत जो है उनको समझने की कोशिश की थी। तो बिला ताख़ीर आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बस एक गुजारिश जो हमेशा से लेक्चर में की जाती है, रफ़ कॉपीज़ अपने सामने रखिएगा, साथ में हेडिंग्स जो हैं वो दर्ज करते जाएं, जबकि आपको अपनी किताब के ऊपर वो हेडिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन एक अच्छा तरीका है ताकि आपको टॉपिक साथ साथ समझ भी आता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कुछ अहम वाक़यात जो नवाज शरीफ के दोनों अदवार में पेश आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले दौर में। पहला दौरे हुकूमत, ये नवंबर 1990 से शुरू होता है और ख़त्म होता है जुलाई 1993 में। नवंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाते हैं। अभी हम उन अहम वाक़यात की तरफ बढ़ेंगे या जो नुमायाँ चीज़ें हैं जो उनके पहले दौर में पेश आईं। इसमें सबसे पहली बात ज़रई पॉलिसी। 1991 में ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया गया, यानी कि किसानों को फ़ायदा देने के लिए, उनको आसानियों के लिए ज़रई पॉलिसी का 1991 में ऐलान किया गया और उसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 10 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। अब इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है, दूसरी हेडिंग, और वो है सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मसला। दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का मसला चारों सूबों के दरमियान चलता आ रहा था। नवाज शरीफ हुकूमत का ये बड़ा कदम था कि इस सिंध यानी कि जो सिंध दरिया था उसकी पानी की तकसीम का मसला उनकी गवर्नमेंट ने हल कर दिया और तमाम सूबों को एक पेज पर ले आए। ये इनके दौरे हुकूमत का दूसरी बड़ी बात थी और अहम वाक़या था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बैतुल माल का क़याम। उन्नीस सौ 92 में और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ सदारती ऑर्डिनेंस। 1992 में सदारती ऑर्डिनेंस के यानी कि सदर के हुक्मनामे के ज़रिए बैतुल माल नामी ये जो इदारा इसको खोला गया और इसका क़याम किया गया ताकि गरीबों की माली आनत की जा सके, यानी कि गरीबों की इमदाद के लिए 1992 में सदारती हुक्मनामे के तहत बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 है
खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी में उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत कुछ हो रहा था और वहाँ पर जो अहम चीज़ें हो रही थी उसमें मैं ये कुछ दर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमल में भरपूर किरदार अदा किया, यानी कि अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए। तो यहाँ पर इस पर आगे अफ़गान अमन में लिख रहा हूँ, अफ़गान अमन। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए भरपूर कोशिशें की। खारजा पॉलिसी का अगर नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में महाज के ज़िक्र किया जाए, भारत मुज़ाकरात या पाक भारत मुज़ाकरात, पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी ताकि जो मसाइल हैं उनको बाहमी सलाह मशवरे से अच्छी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए तय किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराने का वाक़या होता है और ये होता है 1992 में। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इसके ख़िलाफ़ करारदाद मज़म्मत जो है वो मंजूर की जाती है बाबरी मस्जिद की को गिराने के हवाले से। इसके बाद अमेरिका इराक जंग, अमेरिका और इराक की जंग होती है तो उस वक्त के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ खारजा पॉलिसी के तहत मोहतात पॉलिसी अपनाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इन वाक़यात के हवाले से अगला वाक़या आता है नंबर 5 और वो है अवामी मंसूबे, यानी कि अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कई मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए। उसमें अहम मंसूबे कौन कौन से थे? तामीर वतन प्रोग्राम, खुद रोजगार स्कीम, उसके बाद है मोटरवे प्रोजेक्ट, और येलो कैब स्कीम। ये तमाम स्कीमें जो हैं वो आवाम की भलाई को पेश नज़र रखते हुए शुरू की गई। इसके बाद हमारे पास जो छठा पॉइंट और वो इसके पहले दौरे हुकूमत का आखिरी पॉइंट भी है नवाज शरीफ के, वो है बरतरफी। बरतरफी में गुलाम इसाक खान 1993 में यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। अप्रैल 1993 में सदर गुलाम इसाक खान आइन की दफ़ा 58(2)B का सहारा लेकर, यानी कि हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्तगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई और ये बर्खास्तगी जो है ये फ़ैसला जो है नवाज शरीफ के हक़ में आ गया और हुकूमत दोबारा से बहाल हो गई। उस वक्त बल्क शेख मज़ारी को बनाया गया वज़ीर-ए-आज़म निगरान, लेकिन बहाल होने के बाद दोबारा से सदर गुलाम इसाक खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर दें और जुलाई 1993 में बिल आखिर नवाज शरीफ ने हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत बर्खास्त कर दी। यूँ सदर गुलाम इसाक खान ने भी यानी कि सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ कि अप्रैल 1993 में 58(2)B का सहारा लेकर हुकूमत गिराई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, हुकूमत को बहाल किया जाता है, इख्तलाफात जारी रहते हैं और बिल आखिर सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों जुलाई 1993 में इस्तीफ़ा दे जाते हैं और मोइन कुरैशी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। यहाँ तक हमारा
पहला दौर हुकूमत जो है वो ख़त्म होता है। इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा से इस पर गौर करते हैं और फिर दूसरी की जानिब बढ़ते हैं। नवंबर 1990 में हुकूमत आती है। ज़रूरी पॉलिसी 10 करोड़ रुपए 1991 में मुख्तस किए जाते हैं किसानों के लिए। सूबों के दरमियान पानी का मसला होता है, उसको हल किया जाता है। सदारती ऑर्डीनेंस 1992 में के तहत बैतुल माल का क़याम किया जाता है ताकि गरीबों की मदद हो सके। खारजा पॉलिसी में अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान कोशिश करता है, भारत को मुज़ाकरात की दावत देता है। बाबरी मस्जिद को जब गिराया जाता है तो करारदाद मजम्मत पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मंजूर की जाती है। अमरीका और इराक जंग में पाकिस्तान मुताद पॉलिसी अपनाता है और मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह ही रखता है। अवामी मनसूबे में तामीर वतन प्रोग्राम, खुद रोज़गार सी, मोटरवे प्रोजेक्ट और येलो कैब स्कीम नुमाया नजर आते हैं। बरतरफी के हवाले से मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरा दौर हुकूमत। दूसरा दौर हुकूमत फरवरी 1997 अक्टूबर 1999 यहाँ तक ये दौर हुकूमत रहता है। दूसरे दौर के वाक़यात की तरफ पढ़ते हैं। इस दौर का पहला अहम वाक़या जो मैं यहाँ पर दर्ज करने जा रहा हूँ, जस्टिस सजाद अली शाह और फारूक अहमद खान लगारी जो सदर पाकिस्तान थे का इस्तीफ़ा। अभी नवाज शरीफ को हुकूमत संभाले 1 महीना ही गुजरा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह और उनके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बिल आखिर फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी, जिसके बाद जस्टिस सजाद अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया और इनके देखते हुए फारूक अहमद खान लगारी जो कि सदर पाकिस्तान थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है रफ़ीक तारड़ बतौर सदर पाकिस्तान। सदर जब इस्तीफ़ा दे गया तो नए सदर का तकर्रुर ज़रूरी था। इस हवाले से मुस्लिम लीग ने रफ़ीक तारड़ का नामज़द किया और इसके मुकाबले में आफ्ताब शाबान मीरानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने उनका इंतखाब ज़ाहिर किया। लेकिन मुकाबले में सदर कौन बने, ज़ाहिर बात है जो जमात अक्सरियत में थी, और रफ़ीक तारड़ बतौर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। इसके बाद इस दूसरे दौर का अहम वाक़या है वो है कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ठीक है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत अच्छी नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान की मैशत कोई अच्छा यानी कि समत में नहीं जा रही थी और उनको बजट मंजूर करने के लिए भी यानी कि बजट के लिए भी IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उनसे कर्ज़ा लेना पड़ता था। तो नवाज शरीफ ने आवाम से अपील की, कर्ज़ हसना की और कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया। इस जो मुहिम थी इसमें जो अवाम थे पाकिस्तान के उन्होंने भरपूर ताउन किया और ख़तीर रकूम जो है इस मुहिम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाई। ये इस दौर का अहम वाक़या था। इसके बाद है गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक़।
गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक। इस दौरे हुकूमत में अहम एक फ़ैसला किया गया, जो गैर मुल्क में यानी कि जो दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से भी अपने मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी। पर पाबंदी। ये फ्लोर क्रॉसिंग है क्या चीज़? फ्लोर क्रॉसिंग ये टर्म इस्तेमाल होती है कौमी असम्बली के लिए, यानी कि वहाँ पर ऐवान के जहरी के एक ऐवान नज़र आ रहा होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक तरफ हुकूमती जमात बैठी होती है, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तलाफ बैठी होती है, यानी कि जो हुकूमत में नहीं होती, जिसको हम अपोजिशन कहते हैं। अब होता यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो ये पाबंदी, इसके लिए तरमीम की गई आइन 1973 में। किसमें? आइन 1973, और ये 14वीं तरमीम थी। ठीक है, ये 14वीं तरमीम थी। अब ये 14वीं तरमीम के तहत किसी जो रिकन कौमी असम्बली है वो अपनी जमात को तब्दील नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी जमात की वफादारी को वहाँ पर तब्दील नहीं कर सकेगा। ये आइन में असूल बना दिया गया कि अगर वो पीपल्स पार्टी के है तो ऐसे नहीं है कि ऐन वक्त पे नून वालों को वोट दे दे, या नून वाले जो है पीपल्स पार्टी के हक़ में एतमाद का कोई वोट का मामला हो, अपनी लीडर को एतमाद का वोट देना हो, तो ये नहीं किया जा सकता कि एक पार्टी का नुमाइंदा जिसके साथ कहीं पर कोई डील हो चुकी और वो किसी दूसरे असम्बली यानी कि दूसरे असम्बली में बैठे जो मुखालिफ हैं उनको वोट दे सके। यानी कि सादी सी बात 14वीं तरमीम में इसलिए मंजूर की गई कि अरकान अपनी वफादारी तब्दील ना करें, अपने ही लीडर को एतमाद का वोट दें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है मरदमशुमारी। पाकिस्तान में 1998 में मरदमशुमारी होती है, गिने जाते हैं अफराद पूरे मुल्क में, और पाकिस्तान की आबादी निकलती है 13 करोड़। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है नई तालीमी पॉलिसी। उन्नीस सौ 98 में वज़ीर तालीम सैयद ओस अली शाह नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से नई पॉलिसी बनाई जाती है जिसके तहत तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं और नए तालीमी इदारे जो हैं वो कायम करने की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद हमारे पास लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, का इफ्तिताह। इस पहले दौरे हुकूमत में ये जो प्रोजेक्ट था लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, इसकी मंजूरी दी गई, और दूसरे दौरे हुकूमत में 1998 में इसका इफ्तिताह किया जाता है और नवाज शरीफ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह करते हैं। ये जनूबी एशिया का सबसे तवील मोटरवे उस वक्त की थी। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है 58 टू बी शिक का खात्मा। तेरहवीं तरमीम। अब नवाज शरीफ हुकूमत ने, जारी बात है, पीपल्स पार्टी
को भी इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा कि सदर उनकी हुकूमत ख़त्म कर देता था अचानक ही। तो नवाज शरीफ की पहले दौरे हुकूमत में भी यही वाक़ हुआ। तो इसे जान छुड़ाने के लिए आइन 1973 में 13वीं तरमीम की गई। उसमें हिज़्ब मुखालिफ को भी साथ मिलाया गया ताकि वो तरमीम की जा सके। वो तरमीम क्या थी कि सदर हुकूमत गिरा नहीं सकेगा, 58(2)B शिक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और ये तरमीम जो है वो आइन में लाई गई, जिसके तहत अब सदर के पास वो अख्तियार नहीं रहा कि वो हुकूमत को गिरा सके। ये वाक़या नवाज शरीफ के दूसरे दौर का अहम वाक़या था। एटमी धमाके उन्नीस सौ 11 मई 1998 को भारत 5 एटमी धमाके करता है पोखरान राजस्थान के मकाम पर, और जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। भारत अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। दबाव शदीद था आलमी बिरादरी का, लेकिन पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 7 एटमी धमाके किए और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बन गया। ये नवाज शरीफ के दौर का एक अहम वाक़या था। इसके बाद ऐलान लाहौर, ताकत का तवाज़ुन संभलता है तो अटल बिहारी वाजपेयी वाघा बॉर्डर पर आते हैं, नवाज शरीफ उनका इस्तकबाल करता है और ऐलान लाहौर किया जाता है। और उसमें मुज़ाकरात के बाद एक एलामिया जो है वो जारी किया जाता है, जिसको हम ऐलान लाहौर कहते हैं। इसके बाद वापडा फौज के हवाले, वापडा में करप्शन को रोकने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत वापडा को फ़ौज के हवाले कर देते, जिसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसके बाद हमारे पास कारगिल लश्कर कशी, कारगिल के मकाम पर पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ जाती है और सदर बिल क्लिंटन के मुदाखलत पर यह जंग आखिरकार ख़त्म होती है। ये नवाज शरीफ हुकूमत का एक अहम वाक़या था। अब हम बढ़ते हैं इनकी हुकूमत की दूसरी बरतरफी की तरफ, इनकी दूसरी हुकूमत की बरतरफी की तरफ। 12 अक्टूबर 1999 तैयारा अगवा केस के मामले पर 1999 में सदर मुशर्रफ यानी कि जो जनरल मुशर्रफ थे वो हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं नवाज शरीफ का। ये एक पूरा वाक़या है, लेकिन उसके मुख्तसर यही बयान किया जा सकता है कि 1999 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उन पर तैयारा अगवा केस के हवाले से मुकदमा चलता है और वो किसी भी फैसले में वो किसी भी जो अवामी ओहदे के लिए आइंदा यानी कि वो किसी अवामी ओहदे के लिए नहीं रहेंगे, यानी कि नवाज शरीफ कोई भी अवामी ओहदा आइंदा नहीं संभाल सकेंगे। यानी कि आप समझ सकें कि वो वज़ीर आज़म या किसी भी जो अवामी सतह का कोई ओहदा होता है वो संभाल नहीं सकेंगे। यहाँ पर उनकी दूसरे दौरे हुकूमत की बरतरफी होती है। मैं मुख्तसरन दोबारा इस पर रोशनी डाल देता हूँ दूसरे दौरे हुकूमत में कि चीफ़ जस्टिस के साथ इख्तलाफात बढ़ते हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं, सदर भी इस्तीफ़ा दे जाते हैं, नए सदर रफ़ीक तारर बनते हैं, कर्ज उतार मुल्क समारोह में अवाम खतीर रकूम देती है, गैर मुल्की पाकिस्तानी को वोट का हक़ दिया जाता है। 14वीं तरमीम की जाती है कि कोई कौमी असम्बली में एक पार्टी का नुमाइंदा अपनी वफादारी तब्दील नहीं कर सकेगा। मरदमशुमारी होती है 1998 में 13 करोड़ आबादी निकलती है पाकिस्तान की। नई तालीमी पॉलिसी 1998 में दी जाती है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 1998 में इफ्तिताह होता है। 58(2)B शिक यानी कि तरमीम के तहत उसको आइन में एक इजाफ़ा किया जाता है कि सदर जो है वो आइंदा हुकूमत या असम्बली को तोड़ नहीं सकेगा। एटमी धमाके 1998 की जाते हैं। ऐलान लाहौर 1999 वापडा में फ़ौज के हवाले कर दिया जाता है और कारगिल लश्कर कशी जो है वो सदर बिल क्लिंटन की मदाखलत के बाद ख़त्म होती है। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ का दूसरे दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर होता है और जनरल मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल लेते हैं। ये था हमारा आज एक ये तवील टॉपिक है, ये अहम इम्तिहानी टॉपिक है।
इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपको इसमें कोई सवालात हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।